नमस्कार। चलिए आज भारत के लोकतंत्र के पावर सेंटर यानी हमारी संसद के अंदर चलते हैं। ये वो जगह है जहां 140 करोड़ लोगों का भविष्य तय होता है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में काम कैसे करती है। देखिए, भारतीय संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक है। यही वो इंजन है जो उनकी आवाज को कानून में बदलता है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की गाड़ी को चलाता है। और ये है इस लोकतंत्र का नया पता, नया संसद भवन। इसका जो ये मॉडर्न त्रिकोणीय डिजाइन है, ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर का नमूना नहीं, बल्कि एक नए और आत्मविश्वास से भरे भारत की पहचान है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 140 करोड़ लोग, और ये एक अकेली संस्था उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनी है। यही पैमाना भारतीय संसद के काम को इतना ज्यादा जरूरी और साथ ही इतना ज्यादा मुश्किल बना देता है। तो चलिए इस शानदार इमारत के अंदर के पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं। भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसकी नींव एक खास कॉन्सेप्ट पर रखी गई है जिसे कहते हैं द्विसदनीय विधायिका। तो ये द्विसदनीय विधायिका आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जहां कानून बनाने वाली बॉडी दो अलग अलग घरों में बटी होती है। अपने यहाँ भारत में हम इन्हें लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। इन दोनों सदनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, इसमें 543 सदस्य होते हैं जिन्हें लोग सीधे वोट देकर 5 साल के लिए चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। इसके 245 सदस्यों को राज्यों की विधानसभाएं 6 साल के लिए चुनती हैं। और हाँ, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और ये कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं ताकि सदन का काम हमेशा चलता रहे। अब संस्था के स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों पर फोकस करते हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, हमारे संसद सदस्य यानी एमपीज। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? लाखों लोगों की आवाज बनना, उनकी जरूरतों और उम्मीदों को देश के सबसे बड़े मंच पर उठाना, इसके लिए एक सांसद को आखिर किन ताकतों और साधनों की जरूरत पड़ती है? तो देखिए, सांसदों को अपनी ड्यूटी ठीक से करने के लिए कुछ खास अधिकार दिए गए हैं जिन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। जैसे कि संसद के अंदर उन्हें बोलने की पूरी आजादी है, सदन में कही गई किसी भी बात पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती और उन्हें जरूरी जानकारी पाने का भी हक है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये अधिकार उनके निजी फायदे के लिए नहीं है। ये इसलिए हैं ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के जनता की बात रख सकें। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन संसदीय शक्तियों का इस्तेमाल करने का मौका असल में मिलता किसे है? ये जो बार चार्ट है, ये एक बहुत साफ तस्वीर दिखाता है। पुरुषों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व में एक बहुत बड़ा अंतर है और ये आंकड़ा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी संसद सच में उस समाज की पूरी तस्वीर दिखाती है जिसका वो प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? अच्छा, तो हमने जगह और लोगों को समझ लिया। अब ये देखते हैं कि संसद में काम असल में होता कैसे है। इसकी एक बहुत ही तय प्रक्रिया है, एक पूरा सिस्टम है। संसद का पूरा साल एक तय रिद्मों में चलता है जो 3 मुख्य सत्रों या सेशंस में बटा होता है। सबसे पहले आता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है और इसमें देश के पैसों और योजनाओं पर फोकस होता है। फिर आता है मॉनसून सत्र, जुलाई अगस्त में, जिसमें मुख्य तौर पर नए कानून पास करने पर जोर रहता है। और आखिर में होता है शीतकालीन सत्र, नवंबर दिसंबर में, जिसमें सरकार की नीतियों और बचे हुए बिलों पर चर्चा होती है। इन सत्रों में जो भी विधायी काम होता है उसकी सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है एक विधेयक, या जिसे हम आम भाषा में बिल कहते हैं। मतलब ये एसेंशियली एक नए कानून का ड्राफ्ट होता है जिसे बहस के लिए संसद में पेश किया जाता है। किसी एक आइडिया का देश का कानून बनने तक का सफर काफी दिलचस्प है। यह सफर तब शुरू होता है जब एक बिल को किसी भी सदन में पेश किया जाता है, फिर उस पर लंबी बहस होती है। जब वो पहले सदन से पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और जब दोनों सदन उसे मंजूरी दे देते हैं तब वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए। उनके दस्तखत होते ही एक बिल, एक अधिनियम यानी कानून बन जाता है। तो अब तक हमने एक आदर्श प्रक्रिया की बात की, मतलब कागज पर सब कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। लेकिन असली दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो इस सिस्टम को बहुत जटिल बना देती हैं, और उन्हीं में से एक बड़ा मुद्दा है दल बदल का। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए एक कानून बनाया गया था, दल बदल विरोधी कानून, जिसे संविधान की 10वीं अनुसूची भी कहते हैं।
ये कानून साफ कहता है कि अगर कोई चुनावा प्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाके वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब देखिए, इस कानून को लाने के पीछे की सोच अच्छी थी। जैसा कि इसके तर्क में कहा गया था, इसका मकसद था राजनीतिक स्थिरता लाना और बार बार पार्टी बदलने के खेल को रोकना। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये कानून अस्थिरता का इलाज है या फिर ये एक सांसद की अपनी समझ या अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज के हिसाब से काम करने की आजादी पर एक रोक है? इस पूरी बहस के दो पहलू हैं। एक तरफ कानून का इरादा है राजनीतिक स्थिरता लाना। इसका तर्क ये है कि वोटर्स ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी पार्टी की विचारधारा को भी वोट दिया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इसका नतीजा ये होता है कि सांसद पूरी तरह से पार्टी लाइन से बंद जाते हैं, भले ही ये उनके या उनके क्षेत्र के हित में ना हो। इससे एक सांसद की व्यक्तिगत जवाबदेही भी कम हो सकती है। जो लोग इस कानून की आलोचना करते हैं वो इसमें कुछ खास कमियों की तरफ इशारा करते हैं। पहली, कि किसी सांसद को अयोग्य ठहराने का फैसला सदन का स्पीकर करता है, जो अक्सर सत्ताधारी पार्टी का ही होता है। दूसरी, कानून में यह नहीं लिखा कि स्पीकर को कितने समय में फैसला लेना है। और तीसरी, अगर किसी पार्टी के 2 तिहाई विधायक एक साथ पार्टी छोड़ दें तो ये कानून लागू नहीं होता, जिसे कई लोग थोक दल बदल के लिए एक लूप होल की तरह देखते हैं। मतलब इतने बड़े और डाइवर्स देश के लिए नियम कानून आखिर बनाता कौन है? इस बड़े सवाल का जवाब एक ही जगह है, भारत की संसद। तो अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि संसद क्या है, इसके 2 सदन कौन से हैं, सदस्य कौन बन सकता है, इसे चलाता कौन है और सबसे जरूरी कानून बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये संसद है क्या और हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो संसद भारत की सबसे बड़ी, सबसे सुप्रीम कानून बनाने वाली बॉडी है। मतलब ये वो जगह है जहां देश के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े फैसले होते हैं, जहां जबरदस्त बहसें होती हैं और जहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाती है। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि संसद मतलब बस वो गोल वाली बिल्डिंग, पर ऐसा नहीं है। असल में हमारे संविधान के हिसाब से संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी हाँ, ये तीनों मिलकर ही भारत की संसद को पूरा करते हैं। तो अब जरा इन 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि इनमें फर्क क्या है और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है। एक तरफ है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। ये सीधे सीधे हम लोगों को, भारत की जनता को रिप्रेजेंट करती है। इसके सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज है। ये एक परमानेंट बॉडी है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती और इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और लोकसभा की ताकत क्या है? 543 सदस्य। ये वो 543 लोग हैं जिन्हें पूरे भारत से सीधे जनता चुनकर भेजती है। सच कहें तो यही देश के लोगों की सीधी आवाज है जो संसद में गूंजती है। और राज्यसभा में यहाँ है 245 सदस्य। इनमें से ज्यादातर सदस्यों को हमारे राज्यों की विधानसभाएं चुनती हैं। क्यों? ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जब भी कोई कानून बने तो उसमें राज्यों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। अच्छा, तो ये तो हो गई सदनों की बात, पर सवाल ये है कि एक संसद सदस्य यानी एक एमपी आखिर बन कौन सकता है? क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, एक एमपी बनने के लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी ही होती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी, वो भारत का नागरिक हो। उम्र की बात करें तो लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग टर्म है कोरम या गणपूर्ति। इसका मतलब क्या है? सोचिए, ये एक तरह की मिनिमम अटेंडेंस है। मतलब सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए, और ये संख्या है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। तो लोकसभा के लिए हुए कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा के लिए 25। इसके बिना काम शुरू ही नहीं हो सकता। तो ठीक है, सदस्य आ गए, कोरम भी पूरा हो गया, पर इन सदनों की कार्यवाही को चलाएगा कौन? पूरी बहस को गाइड कौन करेगा? ये जिम्मेदारी होती है पीठासीन अधिकारियों की। लोकसभा में इस कुर्सी पर बैठते हैं स्पीकर। उन्हें लोकसभा के सदस्य
अपने में से ही चुनते हैं और वो सदन के प्रमुख प्रवक्ता भी होते हैं। वहीं राज्यसभा में होते हैं सभापति यानी चेयरमैन, और ये पद कौन संभालता है? भारत के उपराष्ट्रपति। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और इन दोनों का काम ये सुनिश्चित करना है कि सदन की कार्यवाही नियमों के हिसाब से बिल्कुल स्मूथली चले। और अब आते हैं संसद के सबसे जरूरी काम पर, कानून बनाना। ये एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आइडिया एक लंबे सफर के बाद देश का कानून बन जाता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संसद पूरे 365 दिन काम नहीं करती। इसका काम 3 सेशंस यानी सत्रों में बटा होता है। सबसे पहले आता है बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन और साल के आखिर में विंटर सेशन। ज्यादातर जो कानून बनाने का काम है वो इन्हीं सेशंस के दौरान होता है। तो एक कानून बनता कैसे है? इसकी यात्रा शुरू होती है एक बिल यानी विधेयक के तौर पर। सबसे पहले इसे किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है, फिर उस पर जबरदस्त चर्चा होती है, जांच पड़ताल होती है, इसके बाद होती है वोटिंग। अगर बिल उस सदन से पास हो गया तो फिर वो दूसरे सदन में अपनी यात्रा पर निकलता है। वहां भी यही पूरा प्रोसेस दोहराया जाता है, चर्चा, बहस और वोटिंग। और जब कोई बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए, और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं वो बिल एक एक्ट बन जाता है, यानी देश का कानून। तो सब कुछ जानने के बाद आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है। एक सांसद की, एक एमपी की सबसे अहम भूमिका आखिर है क्या? क्या वो अपने चुनाव क्षेत्र की आवाज हैं, या फिर वो पूरे देश के लिए कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर्स हैं? अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना या पूरे राष्ट्र के हित में सोचना, ये एक ऐसा संतुलन